हेलो फ्रेंड्स। हम लोग इस लेक्चर में कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर और इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। ये हो गया इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर जो हुआ था, मतलब कंप्यूटर जब बना और अब तक ले करके जितने भी चेंजेस किए गए कंप्यूटर को मॉडर्न बनाने के लिए, ताकि अच्छे से काम कर सके, फास्ट काम करे, अधिक से अधिक कैलकुलेशन एक साथ करे। इस पूरे पीरियड टाइम को जब से बना और आज तक ले करके इसको जनरेशन में डिवाइड कर दिया गया, मतलब पीरियड बाय पीरियड डिवाइड कर दिया गया। जैसे 1942 से 1955, 1955 से 1964, 1964 से 1975, 1975 से 1989 और 1989 से प्रेजेंट तक, अभी तक ये 5 जनरेशन में डिवाइड कर दिया गया है। ये 5 जनरेशन है के बारे में पढ़ेंगे। और फिर इधर इसकी जो हिस्ट्री है कंप्यूटर की, जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट वगैरह किया गया, इन्वेंशन जिसने किया, क्या किसने बदलाव क्या किया, ये सब। और इस लेक्चर में हमारी मेन पॉइंट जो है यही सब है कि जनरेशन वगैरह के बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से कि कंप्यूटर है क्या। Introduction part. The word computer comes from the word compute, which means to calculate. जो कंप्यूटर वर्ड है वो कंप्यूट वर्ड से डिराइव हुआ है। कंप्यूटर वर्ड कंप्यूट वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन, टू कैलकुलेट एनीथिंग। टू कैलकुलेट मीन्स कैलकुलेशन। कंप्यूटर को बेसिकली स्टार्टिंग में जब बनाया गया था तो मेन मोटो ये था कि कुछ कोई ऐसी डिवाइस बनाया जाए जिससे फास्ट कैलकुलेशन किया जा सके। और ओरिजिनल जो ऑब्जेक्टिव इसका था इन्वेंशन करने का, ये कैलकुलेशन के मकसद से ही बनाया गया था। और स्टार्टिंग में जब इसको बनाया गया कंप्यूटर को, तो पहले ये एडिशन का काम करता था, फिर थोड़ा सा बदलाव किया गया, फिर सब्ट्रैक्शन का काम करने लगा। और धीरे धीरे चेंजेस इतने हो गए कि जब से बना और आज तक ले करके आज कंप्यूटर का रूप कुछ और देखने को मिलता है हमें। आज कैलकुलेशन ही नहीं बल्कि लगभग दुनिया के जितने भी काम हैं, मैक्सिमम काम कंप्यूटर से ही किए जा रहे हैं। डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज ए डिवाइस दैट एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन। एक ऐसी डिवाइस है, इंफॉर्मेशन को लेता है, फिर इसको मैनिपुलेट करके और फिर ये आउटपुट देता है। जो इसमें प्रोग्राम वगैरह किए गए रहते हैं, इंस्ट्रक्शन जो दिया गया रहता है, उसके बेसिस पर मैनिपुलेट करता है, फिर उसके बाद से हमें आउटपुट देता है। और ये एक सीक्वेंस में जो भी इसके इंस्ट्रक्शंस होते हैं, एक सीक्वेंस में दिए गए रहते हैं कंप्यूटर के। इसका मेन काम, इससे भी बड़ा काम क्या है, डिवाइस तो हर बहुत सारे ऐसे डिवाइस होता है, मशीन होता है जिसको इनपुट दिया दिया जाता है, आउटपुट देता है। लेकिन इसकी एक अलग बात ये है कंप्यूटर की, ये खुद मशीन होते हुए भी दूसरे मशीन को कंट्रोल कर सकता है। कैलकुलेट अमाउंट एंड कंट्रोल अदर मशीन्स। कंप्यूटर के एग्जांपल मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, ये अधिकतर एयरलाइंस के द्वारा यूज किया जाता है। सुपर कंप्यूटर रिसर्च में यूज किया जाता है। वर्क स्टेशन कंप्यूटर हो गया। पर्सनल कंप्यूटर जो हम लोग जनरली यूज करते हैं जनरल पर्पज के लिए, पर्सनल कंप्यूटर, ये एप्पल का जो कंप्यूटर वगैरह होते हैं, वो एप्पल मैकिंटोश। लैपटॉप हो गया, टैबलेट और स्मार्टफोन, ये सब कंप्यूटर के ही एक एग्जांपल है। यहाँ फिगर में दे दिया गया है। ये डेस्कटॉप क्या होता है, कैसे होता है, लैपटॉप हाइब्रिड। हाइब्रिड एक कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन है। और टैबलेट फोन हो गया। क्लासिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। जो एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ही होता है। और ये थोड़ा बहुत जनरेशन के बारे में पूछ लेता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या, क्या ऐसी खूबियां हैं कंप्यूटर को जो इस लायक बनाती हैं। ये होता है ऑटोमेटिक, वर्ड, स्पीड, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंस, वर्सेटिलिटी, मेमोरी, नो आईक्यू एंड नो फीलिंग। ये 8 कैरेक्टर हैं इसके, जो इसे दूसरे डिवाइस से अलग बनाते हैं। ऑटोमेटिक क्या होता है, इट कैरी आउट अ जॉब नॉर्मली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। अगर कंप्यूटर को जितने इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं या फिर प्रोग्राम कर दिया गया है, तो उसके बेसिस पर वो अपना काम करता है। उसमें
ह्यूमन का कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है कि वो इंसान उसमें हर पल उसके साथ जुड़ा रहे काम। आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया कंप्यूटर को, जब आप इनपुट देंगे वो आउटपुट दे देगा, आपके इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे दे देगा। ये ऑटोमेटिक का मेन मीनिंग हुआ। स्पीड, स्पीड के बारे में दिया है इसका। इसका स्पीड जो होता है ये बिलियन कैलकुलेशन, बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन, ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन, अर्थमेटिक कैलकुलेशन जो होता है वो विद इन सेकेंड कर लेता है। इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इसकी 100% है। अगर आप 2+2 को एक बार जोड़ रहे हैं तो 4 हो रहा है, उसको दूसरी बार भी जोड़ेंगे 2+2 तब भी 4 होगा। ऐसा नहीं है पहले में रिजल्ट 4 दिया दूसरे में 5 दे दें, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए इसकी एक्यूरेसी जो है वो 100% होती है। ये डिलीजेंस जो होता है ये फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, टायर्डनेस, मीन्स जैसे कि ह्यूमन जो काम करता है, ह्यूमन बीइंग, लिविंग बीइंग जो काम करता है तो क्या होता है, थक जाता है, एक टाइम के बाद थक जाता है ये ह्यूमन, या फिर कंसंट्रेशन की लैकनेस हो जाती है। लेकिन कंप्यूटर के केस में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर अगर प्रॉपर तरीके से चार्ज वगैरह है, फंक्शन उसका अच्छा काम कर रहा है, तो वो लैकनेस वगैरह नहीं होगा किसी चीज़ का, ना तो ये कंसंट्रेशन का, ना तो टायर्डनेस वाली कोई ऐसी बात नहीं होगी। ये वर्सेटिलिटी क्या आ गया, इट कैन परफॉर्म अ वाइड वैरायटी ऑफ टास्क, मीन्स कंप्यूटर का एक खासियत है कि एक साथ में बहुत सारे काम, मतलब कि इसमें थाउजेंड्स मिलियन जितने भी कह लीजिए ऐसे कैलकुलेशन को ये एक साथ एक वाइड लेवल पर एक साथ कर सकता है। इसकी एक खासियत ये हो गई। छठवीं जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेमोरी है। ये किसी भी इंफॉर्मेशन का अगर आप चाह रहे हैं कि स्टोर करना चाहते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कैन रिकॉल, इंफॉर्मेशन को आप स्टोर कर सकते हैं, उसे दोबारा रिकॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं उस इंफॉर्मेशन को जब भी आपको ज़रूरत होगा तब। नो आईक्यू, मीन्स आईक्यू क्या होता है, ये इंटेलिजेंस कोसेंट होता है। किसी भी व्यक्ति या मशीन का इंटेलिजेंस क्या होता है उसको मेजर करने का एक पैमाना होता है आईक्यू, ये नंबर में बताया जाता है। जैसे अगर किसी का आईक्यू बोल दिया जाता है 100 है, 160 है, 162 है, तो वो कंपैरिजन किया जाता है कि उस एरा का जो पर्सन होगा या फिर कोई भी चीज़ जो सबसे इंटेलिजेंट होता है उसका मान लिया था कि वो अगर 100% है तो उसके कंपैरिजन में दूसरे लोगों का चेक किया जाता है। सेम कंप्यूटर के केस में इसके पास कोई आईक्यू नहीं है, खुद की आईक्यू नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि खुद किसी चीज़ को डिसीजन ले सके, ओन डिसीजन नहीं ले सकता ये। इसको जितना इंस्ट्रक्शन दिया गया रहेगा वही करेगा, चाहे कंडीशन कुछ भी हो। नो फीलिंग, ह्यूमन के जैसा इसमें फीलिंग नहीं होगा किसी भी, कि कोई डिसीजन है उसको जज कर सके कि हाँ क्या अच्छा है क्या बुरा है कैसे किया जाए। ये ओनली काम करेगा तो इसको जो इंस्ट्रक्शन दिए गए रहेंगे, प्रोग्रामिंग के साथ जो भी की गई होती है इसके सॉफ्टवेयर के साथ, उसी के बेसिस पे काम करेगा। अब आते हैं हम लोग, ये मेन जो टॉपिक है इसका, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स क्या है, कंप्यूटर जब बना और अब तक इसके बीच में पूरे पीरियड जो ये टाइम है, लॉन्ग टाइम है, इसमें जितने भी बदलाव किए गए तो इसमें बदलाव को भी देखा गया कि कौन कौन से बदलाव किए गए और उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया। जैसे कि उसको एक तरह से पीरियड बताया, पीरियड ऑफ टाइम हो गया, और ये पूरे को जोड़ करके इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर ये पढ़ा जाता है कि एक्चुअली इसको 5 से भाग में डिवाइड कर दिया गया, 5 जनरेशन के नाम पर दे दिया गया है। फर्स्ट जनरेशन हो गया जो 1942 से 1955 तक चला, उस टाइम को फर्स्ट जनरेशन के अंदर काउंट किया जाता है। उसके बाद सेकेंड जनरेशन हो गया, थर्ड जनरेशन आपका हो गया, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। ये इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर जो है ये 5 जनरेशन के अंदर कवर करता है, ये 5 जनरेशन के अंदर कवर करता है। अब पूरे जनरेशन को वन बाय वन देख लेते हैं कि हो है क्या, इवोल्यूशन एक्चुअल में है क्या, किस जनरेशन में क्या चेंजेस हुआ, क्यों हुआ, क्या ज़रूरी था, और जो उस टाइम के जिस जिस डिवाइस में किया गया, जैसे कि कंप्यूटर में, सो उसका नाम भी है। तो चलिए फर्स्ट वाले देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में क्या। फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब का इन्वेंशन किया गया था, और वैक्यूम ट्यूब से रिलेटेड जितने भी काम हुए उसको पूरे के पूरे फर्स्ट जनरेशन में ही रखा गया। तो द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब के ही यूज से पूरा ये कैरेक्टराइज किया गया।
और वैक्यूम ट्यूब 1904 में ये क्या किया गया, ये क्या इट वाज डेवलप्ड इन 1904 बाय द ब्रिटिश इंजीनियर। ये उस समय हुआ था, लेकिन कंप्यूटर में ये बाद में आया। जॉन एब्रोस फ्लेमिंग, ये इंजीनियर का नाम है। वैक्यूम ट्यूब इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट इज यूज टू कंट्रोल। इसका मेन काम ये होता है कि फ्लो ऑफ करेंट को रोकता है। ये जो फ्लो ऑफ करेंट है इसको कंट्रोल करता है, रोकता नहीं, कंट्रोल करता है, बल्कि मेन काम यही होता है। जैसे कि जो कंप्यूटर के अंदर छोटे छोटे डिवाइस होते हैं, तो हर डिवाइस को अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। किसी को अगर 2 एम्पियर की ज़रूरत है, किसी को 1 एम्पियर की, किसी को 10 एम्पियर की। तो अगर है, कंडीशन क्या है यहाँ पर, जरूरी ये है कि अगर वैक्यूम ट्यूब रहेगा तो कंट्रोल करेगा। जिस डिवाइस को 2 एम्पियर चाहिए करंट, उसको 2 देगा, जिसको 4 चाहिए उसको 4 देगा। ये न रहने की वजह से प्रॉब्लम ये था कि आप मान लीजिए क्या कर रहे हैं कि 10 एम्पियर का सप्लाई कर दे रहे हैं, तो जिसे जो तो 10 एम्पियर के करंट पर चल सकता है, ये करंट जिसको ज़रूरत है उतना, वो तो ठीक है। लेकिन जो उससे कम की ज़रूरत वाला रहेगा वो खराब हो जाएगा, और जिसको ज़रूरत है 10 एम्पियर से अधिक का है वो चलेगा नहीं। तो मेनली वैक्यूम ट्यूब के आने से यही फायदा हुआ कि हर डिवाइस को प्रॉपर जितना चाहिए इलेक्ट्रिक सिटी उतना दिया जाने लगा। ये वैक्यूम ट्यूब का ये फिगर है। वैक्यूम ट्यूब था कैसा है, ये है वैक्यूम ट्यूब का फिगर। हाँ, इवोल्यूशन क्या हुआ, कैसे कैसे, इस फिगर के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे ह्यूमन में, पहले ह्यूमन ऐसे चलता था, ऐसे पहले का, फिर धीरे धीरे बदलाव हुआ, ये कंडीशन ये आ गया, फिर धीरे धीरे चलना सीख गया, फिर जेंटलमैन हो गया इंसान, और आज एकदम परफेक्ट इंसान है। सेम जो चेंजेस हुआ कंप्यूटर में हुआ। कंप्यूटर पहले एक बॉक्स के जैसा ही था, बड़े से बॉक्स कह लीजिए, ज़्यादा स्पेस वगैरह कवर करता था, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं, कुछ कैलकुलेशन करता था, वह भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता था उसमें। धीरे धीरे बदलाव हुआ कंप्यूटर में, कई तरह के कंप्यूटर आने लगे। आज ऐसा समय आ गया कि कंप्यूटर एक बॉक्स से बनकर एक ऐसा इतना छोटा हो गया कि आप उसे हाथ में लेकर घूम रहे हैं कंप्यूटर। समय ऐसा हो गया। ये पूरा पूरा इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर ही आता है। इस ये फिगर इसी चीज़ को समझाना चाह रहा है, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर है क्या। जैसे कंप्यूटर बता रहा हूँ, ये जो स्टार्टिंग जो कंप्यूटर थे ऐसे बॉक्स में थे, इससे भी बड़े बॉक्स होते थे, ये तो मतलब बात की। फिर इसमें थोड़ा चेंज आ गया, ये सीपीयू आ गया, मॉनिटर अलग हो गया इधर से, फिर इसमें और ज़्यादा चेंजेस आए कि ये डिवाइस छोटी होने लगी और काम ज़्यादा तेज़ करने लगा। अब लैपटॉप आ गया, लैपटॉप में भी कई तरह के लैपटॉप आने लगे, अलग अलग वर्जन के आने लगे, और लास्ट में फ़ोन आ गया, स्मार्टफ़ोन आ गया, टैबलेट आ गया। ये सब कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल हैं। और आज कंप्यूटर का जो बदला हुआ रूप है, ये हम लोग के पास देखने को मिल रहा है कि इतना फास्ट काम कर रहा है, मैक्सिमम काम कर रहा है। चलिए इस पर देखते हैं एग्जाम्पल्स। उस टाइम के जैसे कि जिन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया और वो वैक्यूम ट्यूब के यूज से चलने लगे, इस तरह के एग्जाम्पल वाले कंप्यूटर्स ये यहाँ पर 3 है। ENIAC, फुल फॉर्म इसका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये हो गया इसका एक एग्जाम्पल, ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ये दिया है EDVAC। तीसरा है यूनिवैक 1, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1। ये नाम है कंप्यूटर्स का, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। कभी कभी एग्जाम में क्या करता है कि जैसे MCQ में दे दिया है कि सेलेक्ट द कंप्यूटर विच बिलोंग्स फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन या फिर सेकेंड जनरेशन, और कंप्यूटर्स दे दिया, पता चला आपको फर्स्ट जनरेशन से लेकर के फिफ्थ जनरेशन तक के कंप्यूटर्स को दे दिया है। उसमें से सेलेक्ट करना रहता है कि कौन सा फर्स्ट जनरेशन का है, कौन सा सेकेंड जनरेशन का है। तो ये जो नेम वगैरह हैं कुछ इसमें काम में आ जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं कि थोड़ा सा याद करने वाली हैं, कौन सा कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में चला था, कौन सा सेकेंड जनरेशन में था। ये हो गया। एडवांटेजेस क्या थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में, जो बदलाव हुए, वैक्यूम ट्यूब लगाया गया, फिर उसमें हुआ क्या, उसका फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ। फायदा हुआ तो नुकसान भी तो होता है। कंप्यूटर वर डिजाइन बाय यूजिंग वैक्यूम ट्यूब, ये हो गया।
उससे डिज़ाइन होने लगा। लेकिन वैक्यूम ट्यूब को बनाना भी तुम पड़ेगा, बिना बनाए थोड़े होने वाला है। और इसको बनाने के लिए भी अच्छा मैन्युफैक्चरर को चाहिए। ये ये जनरेशन कंप्यूटर और सिंपल आर्किटेक्चर, ठीक। ये ये तो कंप्यूटर अच्छा से बनने लगा, वैक्यूम ट्यूब अगर यूज होने लगा तो। लेकिन अब इसका डिमेरिट ये था कि वैक्यूम ट्यूब भी तो बनाना है, तो उसके लिए अच्छा अपना इंजीनियरिंग चाहिए, तभी तो होगा। कंप्यूटर कैलकुलेट डाटा इन मिली सेकेंड, ये कंप्यूटर का थोड़ा सा स्पीड बढ़ गया यहाँ पर कैलकुलेशन का। जो सबसे पहला कंप्यूटर था और उसके बाद का जब चेंज हुआ थोड़ा सा, वैक्यूम ट्यूब आ गया, तो ये हुआ कि डाटा जो कैलकुलेशन था थोड़ा सा स्पीड बढ़ गया, मिली सेकेंड में करने लगा। कंप्यूटर इज यूज फॉर साइंटिफिक पर्पज। उस टाइम में फर्स्ट जनरेशन के जो भी कंप्यूटर थे, कंप्यूटर भी लिमिटेड थे, प्रोडक्शन भी लिमिटेड था और यूजर्स भी लिमिटेड थे। इसलिए मैक्सिमम इसका यूज जो होता था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बेसिकली कंप्यूटर साइंटिफिक पर्पज के ही लिए यूज किए जाते थे। डिमेरिट क्या था? द कंप्यूटर वॉज वेरी कॉस्टली, प्रोडक्शन कम होने की वजह से, और वैसे यूजर भी नहीं थे, प्रोडक्शन भी कम था, और प्रोडक्शन में टाइम अधिक लगता था, खर्चीला होता था। तो कंप्यूटर भी तो कॉस्टली मिलेगा। साइज बड़ा होता था। अब साइज बड़ा होने की वजह से ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के जो ये इट टेक्स ऑफ लॉट ऑफ स्पेस। बड़ा कंप्यूटर आता था, स्पेस अधिक लेता था, और अगर मशीन बड़ा है तो उसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी अधिक चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी अधिक लगती थी। इलेक्ट्रिसिटी अगर किसी डिवाइस को अगर आप अधिक दे रहे हैं चलाने के लिए, तो हीट भी अधिक जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है। ये डिमेरिट था। और कंप्यूटर जो था उस समय का तो स्लो चलता ही था। बदलाव हुए, थोड़ा सा सही चला, लेकिन दूसरे के जितना चाहिए उतना नहीं स्पीड इसकी थी। एक्सपेंसिव भी था, कमर्शियल पर्पज के लिए जो इसका यूज ये नहीं हो सकता था। नहीं नहीं सॉरी, ये कमर्शियल पर्पज के लिए यूज होता था साइंटिफिक के तरीके से। और जिस कंप्यूटर से हीट और लाट हीट अधिक जनरेट करता था, कूलिंग किसकी ज़रूरत थी? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, अगर वो प्रॉपर टेम्परेचर नहीं है तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है, काम सही से नहीं करता, हैंग करना शुरू कर देता है। तो प्रॉपर उसका टेम्परेचर रहना चाहिए। खास करके अधिकतर आपने देखा होगा लैब्स वगैरह जो भी होते हैं, ये यहाँ पर एसी वगैरह का व्यवस्था रखा रहता है, प्लेस ठंडा रखा रहता है, नहीं तो डिवाइस जल्दी ख़राब हो जाता है, सही से काम भी नहीं करेगा, हैंग वगैरह करना शुरू कर देगा। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर क्या थे? सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ये ट्रांजिस्टर का चेंजेस आया, ट्रांजिस्टर यूज होने लगे। फर्स्ट वाले में तो वैक्यूम ट्यूब हुआ, सेकेंड वाले में ट्रांजिस्टर यूज होने लगे। ये सेकेंड जनरेशन जो चला था वो था 1955 से 1964 तक, ये कैटेगराइज किया गया है। इसमें सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर से आ गया, ठीक। ये ट्रांजिस्टर जो 1947 में डेवलप होता है, तीन साइंटिस्ट जो थे फिजिसिस्ट, इनके ग्रुप ने इसको बनाया था। ये जॉन बॉर्डिंग थे। ये साइंटिस्ट का नाम वैसे ये वाला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक बदलाव क्या हुआ था, कब हुआ था, किस जनरेशन में हुआ था, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ये ट्रांजिस्टर हुए। ट्रांजिस्टर ऐसे आपने अगर कभी किसी डिवाइस का वो बोर्ड वगैरह देखा होगा, तो इस तरह के आपको डिवाइस उसमें छोटे छोटे देखने को मिले होंगे। इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे ये था PDP-8, प्रोग्राम्ड डाटा प्रोसेसर 8, इसका नाम है कंप्यूटर का। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का नाम है। IBM 1400 है। ये ये कंप्यूटर था। IBM 7090, ये CDC 3600, कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन 3600 सीरीज। ये कंप्यूटर, चार कंप्यूटर उस समय के थे तो बहुत सारे, लेकिन जो ज़रूरी था लगा कि एग्ज़ाम में ऐसे पूछा जाता है, जो हमने देखा, तो उसी की बेसिस पे इसको मैंने बनाया है। तो ये चार एग्जाम्पल हो गए सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के। एडवांटेजेस क्या थे? जब इसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ, पहले वैक्यूम ट्यूब का तो यूज़ होने लगा, इसमें सेकेंड में ये ट्रांजिस्टर का भी यूज़ हो गया। अब इसमें बदलाव क्या हुआ? इट इज स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। उसके तुलना में जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उसके तुलना में सेकेंड जनरेशन वाले जो कंप्यूटर थे ये थोड़ा से छोटे हो गए, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े से छोटे हुए। अब साइज छोटा हुआ
इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम जो करता था वो पहले की तुलना में थोड़ा सा कम करने लगा। हीट जनरेशन भी था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की तुलना में हीट जनरेशन जो था वो प्रोड्यूस जो होता था हीट वो कम होता था, उसमें ज़्यादा होता था इसमें कम। और ये था स्पीड क्वाइट बेटर था, पहले वाले की तुलना में थोड़ा सा अच्छा हो गया। जब चेंजेस हो रहे हैं तो अच्छा के लिए ही हो रहे हैं। डिसएडवांटेजेस क्या क्या था, ये अभी भी कॉस्टली था, प्रोडक्शन उतना नहीं होता था जितना चाहिए। आजकल तो है क्या, एक कंपनी पता चलता है कईयों सौ कंप्यूटर्स बना देता है, एक दिन में ही बना देता है। लेकिन उस टाइम में इसको बनाना भी टफ होता था, कारीगर इसके जो थे इंजीनियर वगैरह भी ज़्यादा नहीं थे, लिमिटेड थे। डिसएडवांटेज में ये एक्सपेंसिव तब भी था, कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ होता था। कूलिंग की इसकी समस्या थी, हीट जनरेट हो रहा था तो कूलिंग करना ज़रूरी था, तो ये भी एक समस्या ही थी इसकी। पंच कार्ड का यूज़ होने लगा था ये इनपुट डिवाइस के लिए। आज की आजकल तो पंच कार्ड वगैरह वैसे उतना यूज़ नहीं होता है सब, क्योंकि डिजिटल हो गया कुछ ज़्यादा ही। पंच कार्ड कुछ ऐसा होता था जैसे वो एम आर शीट वगैरह होता, उसी जैसा होता है, ये हार्ड होता था गत्ते का। और इसमें नंबर होते थे, अगर फर्स्ट रो में जीरो जीरो है, फर्स्ट रो में अगर जीरो जीरो है यहाँ पर, सेकेंड में वन वन है, टू टू, ऐसे ही रहता था नंबर। अब डाटा कलेक्शन का काम क्या होता था, ये इसमें छेद होते थे। जैसे मान लीजिए फर्स्ट रो में आपको फर्स्ट नंबर वन अगर सेलेक्ट करना, तो फर्स्ट रो के वन को आप क्या करेंगे, उसको मार्क कर देंगे, यहाँ पे ये खुल हो जाता। अब चाह रहे हैं कि सेकेंड जो यहाँ पर डिजिट है मेरा, अगर मान रहा हूँ मैं थर्ड हो गया, थ्री हो गया, थर्ड कर रहा हूँ सॉरी, सेकेंड थ्री है, सेकेंड वाले यहाँ कॉलम में जाके जो थ्री होगा इसको मार्क कर लिया जाएगा। फिर ऐसे ही करके डाटा को, और जो मार्क होता था वो होल हो जाता था, वहाँ पर होल कर दिया जाता था। अब इसको रीड कैसे करता था कंप्यूटर, इसके लिए सेंसर लगे होते थे। ये ऊपर से लाइट प्रोजेक्ट किया जाता था, इस सीट पर ऊपर से लाइट प्रोजेक्ट किया जाता था ऊपर से। और फिर जितने भी होल के थ्रू लाइट पीछे की तरफ निकलते थे, तो पीछे इसका जो रहता था वो सेंस करता था, वही डिकोड कर लेता था कि एक्चुअल में इस पंच कार्ड में डाटा क्या है। तो पंच कार्ड मतलब अब वर्ड वर्ड आ गया तो इसको बता दिया कि है क्या एक्चुअल में। कंप्यूटर इज यूज फॉर पार्टिकुलर पर्पज। सेकेंड जनरेशन में भी कंप्यूटर ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा हर काम के लिए यूज़ हो, लिमिटेड यूज़ था इसका, किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए ही इसका यूज किया जाता था। अब थर्ड जनरेशन पे पढ़ रहे हैं, थर्ड जनरेशन में हुआ क्या क्या चेंज। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में ट्रांजिस्टर्स, और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में चेंज हुआ जो आया, यूज़ होने लगा, वो इंटीग्रेटेड सर्किट था, जिसको शॉर्टकट में आजकल आईसी बोलते हैं। आपने दुकान पे देखा होगा, मोबाइल वगैरह दुकान में जाएंगे तो मोबाइल अगर नहीं चल रहा सही से, चेक करेगा इंजीनियर तो वो क्या बोलता है कि आईसी खराब है, बैटरी आईसी खराब है, चार्जिंग आईसी खराब है। तो यही होता था, जो सर्किट जो इसमें यूज होता है, वो सर्किट में अगर कोई गड़बड़ी तो वो बोल दिया कि आईसी खराब, आईसी खराब है। इंटीग्रेटेड सर्किट होता है आईसी का मतलब ही। The third generation computer is characterized by the use of integrated circuit। ये आईसी हो गया, शॉर्टकट में आईसी बोला जाता है। इट वाज डेवलप्ड इन 1958, जैक किल्बी द्वारा इसने इसको डेवलप किया था। अब इसका यूज कंप्यूटर में होने लगा। इंटीग्रेटेड सर्किट इज अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का सेट हो, इसमें बहुत सारे सर्किट होते हैं। और एक्चुअल में इसमें फ़ायदा ये होता है कि ऐसे अगर मान लीजिए बिना इसके यूज़ के अगर कर रहे हैं तो आप बहुत सारे वायर को इधर से उधर जब आप जोड़ेंगे, उसमें शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है, मतलब बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं, उसके डीमेरिट होते हैं। और इंटीग्रेटेड सर्किट जब आ गया तो बहुत ज़्यादा सुधार ये हो गया कि ऐसे फॉल्ट जो होते थे वो नहीं हो सकते थे, गलतियाँ। सुधार इसमें अच्छा किया गया, बदलाव होते रहे, और कंप्यूटर का आज रूज आप रूप जो देख रहे हैं कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। ये ट्रांजिस्टर का इमेज हो गया। ट्रांजिस्टर है, होता कैसा है, इस तरह का होता, तो सॉरी ट्रांजिस्टर कर रहा हूँ। इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, कैसे, ये रहा इसका फिगर। ये इस टाइम के जो कंप्यूटर थे जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट सर्किट का यूज़ होने लगा था, तो HCR 395 है, जिसका नाम था नेशनल कैश रजिस्टर, नेशनल कैश रजिस्टर। ये आईबीएम था, आईबीएम सीरीज का बहुत सारा कंप्यूटर मिलेगा, यहाँ भी आईबीएम है,
यहाँ फर्स्ट जनरेशन में भी IBM का नाम सुनने को मिला। तो सबसे अच्छा रहता है अगर एग्जाम्पल वगैरह याद करना रहे तो IBM से बहुत जल्दी याद हो जाता है। IBM 360, IBM 370 सीरीज, और ये B6500, ये भी एक कंप्यूटर है। ये भी 3 कंप्यूटर का यहाँ एग्जाम्पल दिया हूँ। एडवांटेजेस क्या थे इसके? इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में जब इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हो गया तो एडवांटेजेस क्या क्या मिले? दिस कंप्यूटर आर स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन। मीन्स ये अब और छोटा हो गया कंप्यूटर साइज में। फर्स्ट जनरेशन में बड़ा था, उससे छोटा सेकेंड में, उससे छोटा थर्ड में आपको मिल गया। तो छोटा साइज हो गया तो अच्छा है, कैरी करने भी आसान रहेगा। इट कंज्यूम्ड लेस एनर्जी, साइज छोटा है, इसके अंदर जो छोटे छोटे डिवाइस भी लें तो छोटे हो गए। साइज सबका छोटा होने की वजह से तो ये पूरा कंप्यूटर तब छोटा हो जा रहा है। और इसके वजह से एनर्जी भी इसमें कम आपको देना है। पहले की तुलना में इलेक्ट्रिसिटी अब अधिक लगती थी पहले, तो इसमें कम हो गया, रिलायबल हो गया, और ये मोर वर्सेटाइल हो गया। वर्सेटिलिटी क्या होता है कि मतलब जो पहले एक पार्टिकुलर एरिया में काम करता था, जैसे मान लीजिए एक डाटा को ले रहा है, उसी पर जो भी कैलकुलेशन वगैरह कर रहा है। लेकिन जब ये बदलाव होने लगे तो थर्ड जनरेशन में ऐसा हुआ कि एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन, मैनिपुलेशन वगैरह करने लगा, काम करने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करने लगा। इट प्रोड्यूस लेस हीट, एनर्जी अगर यहाँ पर कम दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कम दिया जा रहा है, तो हीट भी उसी हिसाब से जनरेट करेगा। हीट जनरेट कम कर दिया, पहले की तुलना में कम जनरेट कर रहा था हीट एज कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन। दिस कंप्यूटर आर यूज फॉर कमर्शियल, ये पहले भी कमर्शियल पर्पज या फिर साइंटिफिक पर्पज के लिए यूज होते थे। लेकिन थर्ड जनरेशन में हुआ क्या, कमर्शियल के लिए तो यूज होता ही था, इसके साथ साथ जनरल यूज में भी ये आने लगा, धीरे धीरे फैमिलियर होने लगा कुछ ज़्यादा ही। दिस कंप्यूटर्स यूज अ फैन, कूलिंग की जो समस्या थी इसको दूर करने के लिए अब थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में छोटे फैन भी लगा दिए गए। आपने देखा होगा लैपटॉप में या फिर PC वो CPU वगैरह में लगा रहता है छोटे छोटे फैन, जो अंदर हीट प्रोड्यूस होता है डिवाइस के अंदर, उसको वो क्या करता है, डिस्चार्ज करता है, बाहर निकाल देता है, जिससे एक नॉर्मल टेम्परेचर डिवाइस के अंदर बना रहता है। कंप्यूटर के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर बना होता है, तो इसमें ये फैन का यूज़ होने लगा। दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैज़ इंक्रीज्ड द स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज जो था पहले की तुलना में इसमें बढ़ गया, ज़्यादा डाटा सेव किया जा सकता था, रिकॉल किया जा सकता था। डिसएडवांटेजेस क्या थे? अभी कूलिंग की समस्या थी लेकिन ज़रूरी थी, ऐसा नहीं था कि ज़रूरी नहीं था, फैन आ गया तो एकदम ज़रूरी ही नहीं है। ज़रूरी अब भी था कि इससे ज़्यादा और अच्छा सिस्टम आ जाए कि हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो बहुत कम हो तो और अच्छा रहता है। इट इज़ स्टिल वेरी कॉस्टली, अभी भी कॉस्टली था ही। टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट का आना तो बहुत अच्छा हुआ, जिससे कंप्यूटर को बनाने में आसानी हो गया और अच्छा काम भी करने लगा कंप्यूटर। लेकिन अब दूसरा यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जा रहा है कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट को जो बनाना है उसके लिए भी तो एक्सपर्ट्स चाहिए, और ये इंटीग्रेटेड सर्किट भी तो अगर ज़्यादा तेज़ी से बनेगा, अधिक से अधिक प्रोडक्शन इसका होगा, तो कंप्यूटर में ये आसानी से अधिक अधिक कंप्यूटर में लगाया जा सकता है। ये अभी भी एक समस्या था इंटीग्रेटेड सर्किट को बनाना। इट इज़ नॉट ईजी टू मेंटेन IC चिप्स, जो IC इंटीग्रेटेड सर्किट का जो चिप्स होता था उसको मेंटेन करना, मीन्स अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत खराबी हो रहा है तो बनाना वरना इस तरह का अभी भी ये डिफ़िकल्ट था, इसमें डिसएडवांटेजेस यही एक था। और द परफॉर्मेंस ऑफ these computers is degraded if we execute large application। परफॉर्मेंस में था क्या, ये परफॉर्मेंस तो पहले की तुलना में जो फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर थे उनके तुलना में परफॉर्मेंस अच्छा करता था, लेकिन जितना हमें ज़रूरत था जनरल यूज़ के लिए उतना नहीं करता था। तो अभी भी एक छोटा सा समस्या जो भी था लेकिन समस्या। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में इसमें माइक्रो प्रोसेसर आ गया, माइक्रो प्रोसेसर आ गया। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर आ गया। ये फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर था, 1945 से लेकर के 89 तक चला था।
The fourth generation of computer is characterized by the use of microprocessor. It was invented in 1970 and it is developed by four inventors. माइक्रोप्रोसेसर को बनाने के लिए यहाँ पर जो चार साइंटिस्ट वगैरह थे, इनका हेल्प था इसमें। ये लोग मिल करके बनाए थे, चार साइंटिस्टों के ग्रुप ने इसको मिल करके बनाया था माइक्रोप्रोसेसर। और माइक्रोप्रोसेसर को ये आने की वजह से जो कंप्यूटर में जो चेंज हुआ, ड्रास्टिक चेंज हो गया इसमें। द फर्स्ट जनरेशन माइक्रोप्रोसेसर नेम वाज आईटेल 4004। जो प्रोसेसर बनाया गया उसका नाम ये दिया गया, और प्रोसेसर था क्या, वो था सीपीयू था, पहला प्रोसेसर। इट वाज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर दैट वाज इन्वेंटेड, सीपीयू था। नाम उसका उस समय दिया गया था इंटेल 4004। ये रहा इंटेल 4004, ये उसका फिगर है। एग्जाम्पल क्या था उस समय के जो जिन कंप्यूटर्स में यूज किया गया, वो कंप्यूटर का एक एग्जाम्पल ये यहाँ है। एक है कि एप्पल सेकेंड, और एक है अल्टर 8800। ये दो कंप्यूटर्स हैं यहाँ पर, एक दो ये हो गया। एडवांटेजेस क्या थे इसमें, माइक्रो प्रोसेसर के आने की वजह से जो एडवांटेजेस मिले, दिस कंप्यूटर आर स्मॉलर इन साइज। माइक्रो प्रोसेसर जो भी था कि डिवाइसेस जो थी छोटा होने लगी धीरे धीरे, जनरेशन बाय जनरेशन, तो साइज भी कंप्यूटर का छोटा हो गया। ठीक, मच रिलायबल, ये कैरी आउट वगैरह करने में आसानी हो गया कि छोटा है तो कैरी कर सकते हैं आसानी से, कहीं भी ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, जो कुछ भी हो इस तरह से। द हीट इशू ऑन दिस कंप्यूटर इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। थर्ड जनरेशन में तो फैन का यूज होने लगा, और फोर्थ जनरेशन में ऐसा आया कि जो हीट जो प्रोड्यूस हो रहा था कंप्यूटर के चलने की वजह से, वो लगभग निग्लिजिबल होगा। जीरो तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई डिवाइस है एनर्जी ले रहा है और वर्क परफॉर्म कर रहा है तो हीट प्रोड्यूस होगा, चाहे वो इंसान की बॉडी हो या फिर मशीन हो, हीट तो प्रोड्यूस होगा। यही है कि अधिक भी होगा कम भी होगा, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर में जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हुए, इनमें हीट प्रोड्यूस जो हो रहा था वो बहुत कम हो रहा था, लगभग निग्लिजिबल हो रहा था। मतलब इतना कम हो रहा था कि एसी और ये एयर कंडीशनर वगैरह की जरूरत नहीं थी, बस वो फैन पर ही काम चल जा रहा था। इन these computers all types of higher languages can be used in this generation। जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस थे, हायर लैंग्वेजेस, इसमें लगभग सभी तरह के कंप्यूटर लैंग्वेजेस का यूज होने लगा था फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में। ये जनरल पर्पज के लिए भी यूज होने लगा, थर्ड जनरेशन से ही जनरल पर्पज के लिए यूज होने लगा है। लेस एक्सपेंसिव था पहले ज़्यादा। अब फोर्थ जनरेशन में ये टाइम है कब, 1975 में कंप्यूटर में इतने बदलाव हो गए कि इसका जो प्रोडक्शन था कंप्यूटर का अधिक होने लगा, यूजर्स बढ़ गए, वर्ल्ड वाइड यूजर्स हो गए, ऐसा नहीं था कि लिमिटेड थे, तो प्रोडक्शन अधिक होने लगा। और इसमें चेंजेस की वजह से माइक्रो प्रोसेसर आ गया, छोटे छोटे डिवाइस यूज होने लगे, तो फिर जो इसका कॉस्ट था कम हो गया पहले की तुलना। पहले तो ज़्यादा महंगा मिलता था, बाद में धीरे धीरे कम हो गया। These computers are cheaper and also portable। छोटे होने की वजह से इसको कैरी करना आसान था और चीपर थे। डिसएडवांटेज क्या था, फैन आर रिक्वायर्ड, ठीक है। फैन की वजह से ही जो कूलिंग को जो दिक्कत था कि हीटिंग का जो प्रॉब्लम था वो धीरे धीरे कम किया गया, फैन लगाया गया, हीट जो प्रोड्यूस होता भी था तो डिस्चार्ज हो जाता था कंप्यूटर से, फिर भी कम फैन का ज़रूरत पड़ता था। ऐसा नहीं है कि फोर्थ जनरेशन आ गया, अभी का जो प्रोडक्शन है प्रोड्यूस हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है तो फैन ही न लगाया जाए। अब भी ज़रूरत था कि फैन लगेगा। इट रिक्वायर्ड द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी। मेकिंग प्रोसेसर की, प्रोसेसर अब तो आ गया ठीक है, लेकिन प्रोसेसर को भी तो बनाना पड़ेगा, जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट को अलग से बनाना है, उसकी इंजीनियरिंग चाहिए, इंजीनियर चाहिए उसके, उसका भी जो प्रोडक्शन होता है वो चाहिए कि हाँ अधिक से अधिक अमाउंट में हो। सेम
वे में माइक्रो प्रोसेसर के भी केस में वही बात था, ये कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर तब भी था। These computers were highly sophisticated. It also required advanced technology. एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी टू मेक द आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट जो था, इसको बनाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी रहता है। तो अगर एडवांस टेक्नोलॉजी रहेगा तो ये आसानी से और अधिक से अधिक आईसी बनाया जा सकता था। फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं, जो 1989 से लेके और आज तक के जो भी कंप्यूटर हैं, ये फिर फिफ्थ जनरेशन के ही अंदर आते हैं। जो भी बदलाव वगैरह हुए फिफ्थ जनरेशन में हुए, और फिफ्थ जनरेशन में एक अच्छा जो चेंजेस आया, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री हुई। दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आज प्रेजेंट टाइम में यही देखने को मिलता है कि मैक्सिमम जो कंप्यूटर वर्क करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही काम करता है। टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर्स बिहेव लाइक ए ह्यूमन। आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस होता है, इसमें कंप्यूटर कुछ ऐसा लगेगा कि लगभग ह्यूमन के जैसा, जो रोबोट वगैरह होता है लगभग मिलता जुलता है। 100% नहीं ह्यूमन जैसा होता बिहेवियर, लेकिन लगभग मिलता जुलता रहता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ये फिगर हो गया। हाँ, एग्जाम्पल जो कंप्यूटर्स थे जिसमें जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का यूज होने लगा। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक। नोटबुक एक तरह का ये भी कंप्यूटर ही होता है। ये मैकबुक हो गया। दिस आर द कंप्यूटर्स विच वर यूजिंग। एडवांटेजेस क्या थे? ये तो फिफ्थ जनरेशन का था, ये इससे तो आप फैमिलियर हैं। ऐसे कि जो कंप्यूटर आप यूज कर रहे हैं, लैपटॉप वगैरह, तो आपको पता है कि मतलब इससे फायदे क्या हुए हैं, इसमें क्या क्या अच्छे अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं। दिस कंप्यूटर्स आर स्मॉलर इन साइज, मोर compatible. Computers are very powerful and cheaper in cost. प्रोडक्शन प्रेजेंट टाइम में तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ इतना होता है कि कंप्यूटर को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी बनाया जा रहा है, और इसकी वजह से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा का इंजीनियर वर्ल्ड वाइड हैं। यूजर्स तो आज हर जगह मिलेंगे। आप हैं, मैं हूँ, सब लोग कंप्यूटर चला ही ले रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। तो फिर ये तो यूजर्स ही हुए। तो इसकी वजह से ये कॉस्ट भी तो बहुत कम हो गया। ठीक, जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ होने लगा। ये तो थर्ड जनरेशन से ही देखने के लिए मिल रहा है। हायर टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड। टेक्नोलॉजी एआई के आने की वजह से टेक्नोलॉजी हायर यूज होने लगी। डेवलपमेंट ऑफ ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने लगा। एडवांसमेंट इन पैरेलल प्रोसेसिंग एंड सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी। डिसएडवांटेजेस क्या था, क्या है? इट टेंड्स टू बी सोफिस्टिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स टूल्स। अब आजकल के कंप्यूटर भले ही इतने जब छोटे छोटे डिवाइस हो गए, तो इसमें जो सर्किट वगैरह है, जो कुछ भी, वो कॉम्प्लेक्स है। बोर्ड भी अगर उसके अंदर भी है, मदरबोर्ड वगैरह, तो वो भी उसका सर्किट पूरा कॉम्प्लेक्स रहता है। ये डिसएडवांटेजेस है इसका। और इट पुशेस द लिमिट ऑफ ट्रांजिस्टर डेंसिटी। जो ट्रांजिस्टर का यूज होता है, इसकी डेंसिटी जो होती है वो लिमिटेड है। ये पीडीएफ जो है जिस पर ये पूरा मैं बता रहा हूँ आपको, ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको। आप वहाँ से भी इसको रिकॉल कर सकते हैं, और वीडियो से भी। हिस्ट्री इसकी क्या है कंप्यूटर की, अगर आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री जानना ज़रूरी है कि ये आइडिया वगैरह कैसे आया कंप्यूटर बनने का। क्योंकि कंप्यूटर एक अपने आप में अनोखा वर्ड ही है, ये अनोखा दुनिया है कंप्यूटर की। 1834 में चार्ल्स बैबेज इन्होंने इन्वेंट किया था। इन्वेंट क्या किया था? एनालिटिकल इंजन का, विच improved upon mechanism calculation technology and allow for more जनरल पर्पज कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन के ही, ऐसा नहीं मॉडर्न कंप्यूटर को नहीं इन्होंने इन्वेंट किया था। जो इन्होंने किया था वो कैलकुलेशन के पर्पज से ही किया था। 1887 में ये हार्मोन
होल्ड्रिथ आए, जिन्होंने अपना जो भी योगदान दिया। फिर 1911 में हरमन होल्ड्रिथ, फिर ये इन्होंने चेंज किया, क्या किया कि टेबुलेटिंग machine company merges with the two other company form the computing, tabulating और रिकॉर्डिंग कंपनी विच इज नाउ कॉल्ड IBM। ये IBM यही था, यही है जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। 1937 में जॉर्ज स्टिग्लिट्ज़, ये भी एक साइंटिस्ट ही थे, इन्होंने अपना जो भी योगदान दिया। मतलब ये इस सीरीज है पूरे, जिन साइंटिस्टों ने जब जब इसमें योगदान दिया और बदलाव किए, जिसका रिजल्ट है कि हम आज कंप्यूटर जो यूज कर रहे हैं, पहले की तुलना में काफ़ी लाखों गुना अच्छा है। उससे काम करने की जो उसकी क्षमता, हर चीज़ में आप कोई भी काम इजीली कंप्यूटर से कर सकते हैं। इंसान तो प्रेजेंट टाइम में इतना कंप्यूटर पर डिजाइन वो डिपेंड हो गया है कि बिना कंप्यूटर के लगता है कि कोई काम ही नहीं होगा। चार्ल्स बेबेज का ये इमेज है, चार्ल्स बेबेज ही हैं। और कुछ रिमेम्बरिंग पॉइंट जो है, और कंप्यूटर ये फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, ये डाटा कैलकुलेशन का काम करता है। आजकल तो एनाल ये डाटा को क्या करता है, इनपुट दिया जाता है, मैनिपुलेट करता है, जो इसके अंदर इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए गए रहते हैं कि कैसे काम करना है, फिर उसके बेसिस पे ये आपको आउटपुट देता है। इट आल्सो नोन एज डाटा प्रोसेसर, डाटा प्रोसेसर के नाम से भी इसको जाना जाता है। बिकॉज इट कैन स्टोर, प्रोसेस एंड रिट्राइव डाटा वेन एवर डिजायर। जब भी ज़रूरत होता है तो क्या कर, स्टोर किया तो आपको रिकॉल करा सकता है, रिकॉल कर सकते हैं। प्रोसेस करता है डाटा को, रिट्राइव करता है। द एक्टिविटी ऑफ प्रोसेसिंग डाटा यूजिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। चार्ल्स बेबेज इज कंसीडर एज द फादर ऑफ, ये मॉडर्न डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर के फादर कहे जाते हैं। मेन जो है डायरेक्ट हम लोग बोल देते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर, तो फादर ऑफ कंप्यूटर हैं क्या, किस तरह के कंप्यूटर की बात किया गया, तो ये मॉडर्न डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर किया गया है। थैंक यू।